संज्ञान रहे, गाय दूसरों के राजनीतिक लाभ के लिए आपकी धार्मिक भावनाओं को तो भड़का सकती है, लेकिन आपको रोटी नहीं दिला सकती, आपके परिवार का भरण पोषण वह नहीं कर सकती। कहानी रथ यात्रा में हमने ये देखा था कि किस प्रकार नायक को रोटी के लिए तरसा दिया जाता है पुजारी जी द्वारा, और तब राम का नाम भी किसी काम नहीं आता। आखिर में उसे रोटी छीन कर खानी पड़ती है पुजारी जी के हाथ से, और जो उसको नौकरी दी जाती है वो भी किसी राजनीतिक लाभ के चलते उसको दी जाती है कि दलित और सवर्ण की जो आपस में गठजोड़ है उसको दिखाने की नियत से। और शरण कुमार लिम्बाले जी की एक और कहानी है सरकार का जमाई, जिसमें वो इस बात को कहते हैं कि पढ़े लिखों का व्यंग्य बहुत चुभता है। क्यों? क्योंकि उनके पास शब्दावली बहुत ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई की एक मजबूत परंपरा उनके पीछे है। हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को रोक देते हैं। कहने का मतलब ये है, देखा जाए तो मैं भी एक आम घरेलू महिला की तरह ही महिला हूँ, लेकिन घर में रहते हुए भी बच्चों की परवरिश और उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाते हुए भी मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई को कभी बंद नहीं किया। हमेशा चाहे कोई भी पुस्तक हो मेरे हाथ में लग जाए, चाहे वो कोई मैगजीन हो, चाहे कोई करंट अफेयर्स की मैगजीन हो, या कोई दलित लेखक या चिंतक का कोई लेख हो, कहानी हो, और कुछ नहीं मिलता था तो बाबा साहब की राइटिंग्स ही मैं पढ़ लिया करती थी। कहने का मतलब ये कि मैंने कभी भी उस पढ़ने लिखने को छोड़ा नहीं गृहस्थी के चलते। तो यही बात दूसरों के साथ भी होनी चाहिए। तरह तरह की शब्दावली का जो भरपूर इस्तेमाल है वे भी हमें सीखना होगा, और यदि हम एक नौकरी पा लेने के बाद उसको रोक देते हैं अपनी शिक्षा को तो हम पिछड़ जाते हैं। इसीलिए जब बोला गया उस कहानी में कि पढ़े लिखों का व्यंग्य चुभता है, तो मुझे याद आया कि ये क्यों चुभता है, इसके पीछे क्या वजह है। और जब मैंने मंथन किया तो मैंने यही जाना कि ज्यादातर लोग नौकरी लेने के बाद, चाहे वे नौकरी किसी अध्यापक की ही क्यों ना हो स्कूल या कॉलेज में, हम लोग उसको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। हम सोचते हैं एक रटा रटाया सिलेबस हमें मिल गया है, उसको रटेंगे, उस पर नोट्स बनाएंगे और साल दर साल उसी को रिपीट करते चले जाएंगे। उसमें नया क्या जोड़ेंगे ये हम कभी नहीं सोचते। तो इसलिए आज की कहानी जो है वो अपना एक अलग विषय को उठाती है। चलिए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। आज की कहानी का विषय है गौ हत्या। महादबा ने अपनी गाय याकूब किसाई को बेच डाली। बहुत दिनों से बेचने की बात सोच रहा था। दूध नहीं देती थी और बांझ थी। ऐसे जानवर को घर में रखने से क्या लाभ, बेच डालेंगे तो कुछ रुपए तो मिल जाएंगे। यही सोचकर महादबा ने गाय को बेच दिया। याकूब कसाई ने रकम दे दी और गाय की रस्सी हाथ में ले ली। याकूब खुश था कि बुधवार बाजार के लिए जानवर मिल गया। जिंदा गाय को बेचने से 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन उसी को काट कर बेचेंगे तो 100-150 रुपए और ज्यादा मिलेंगे। उधर खाने वालों की तादाद भी काफी बढ़ गई थी। आजकल कहावत बन गई है ना कि महार की वजह से किताब महंगी हो गई है और बम्मन की वजह से मटन महंगा हो गया है। ये कहावत मैंने इस कहानी से पहले नहीं सुनी थी, मानती हूं। जो जाति किताब नहीं पढ़ती थी वह किताब पढ़ने लगी, और जो मांस नहीं खाती थी वह मांस खाने लगी। यहाँ पर शरण कुमार लिम्बाले जी की का ज्ञान में दुरुस्त कर दूं कि गौ मांस जो है सवर्ण या ब्राह्मण हमेशा से खाते थे। उस बाबत आप डीएन झा द्वारा, प्रोफेसर डीएन झा द्वारा लिखी हुई पुस्तक द होली काउ का रेफरेंस ले सकते हैं, जिसमें उन्होंने इसी चीज को लेकर पूरी पुस्तक लिख डाली है कि किस प्रकार आदिकाल से ही जो है, जब से सिविलाइजेशन शुरू हुई है और ये वर्ण व्यवस्था बनी है, ब्राह्मण लोग किस तरह गौमांस खाते थे। प्रोफेसर डीएन झा सर की है। याकूब गोट से गाय को खींचकर बाहर ले आया। गाय रंभाई गोट के दूसरे जानवर जाने वाली गाय की ओर चुपचाप देख रहे थे। गाय के बिना गोट सूना सूना लग रहा था। महादबा की आंखों में पानी भर आया। गाय रंभाई
पानी भराया। धनिया ने गाय को आखिरी बार रोटी खिला दी। घर के बच्चे गाय के पैर पड़े। याकूब ने गाय को खींच लिया। महादवा ने उसे बाहर निकाल दिया। गाय घर की दहली के बाहर आ गई। याकूब गाय को ले जा रहा था। गाय के पीछे याकूब का बेटा हुसैन चल रहा था। वह गाय को हाँक रहा था। याकूब खुश था। उसने गाय के बदन पर कई बार देखा परखा था। सौदा महंगा नहीं था, अच्छी कीमत वसूल होगी। 100-150 तो मिल गए तो भी चलेगा। मुहर्रम के लिए बच्चों के वास्ते कपड़े ले सकेंगे। सोचते हुए याकूब गाय को खींच रहा था। गाय चुपचाप याकूब के पीछे पीछे चल रही थी। याकूब गाय को लेकर खुशी खुशी जा रहा था। रास्ते में गड़ा महार मिल गया। उसने गाय की ओर देखा। याकूब को टोक दिया, अच्छा जानवर मिल गया, कितने रुपयों में सौदा हुआ? याकूब ने हंसते हुए उसकी पूछताछ का जवाब दिया। जाते जाते गणा ने कहा, मेरे लिए गाय की जबान रख देना, दूसरे किसी को मत बेचना। याकूब को खुशी हुई कि जीव का खरीदार मिल गया। याकूब को शेखर ने रोक दिया। शेखर के साथी भी सहायता के लिए आ गए। उन्होंने याकूब को पकड़ लिया, गाय को अपने कब्जे में ले लिया। गौ माता को एक मुस्लिम के हाथ में देखकर उनकी भावनाएं भड़क उठी थी। उन्होंने याकूब को धमकी दी। याकूब ने विरोध किया, बहस छिड़ गई। शेखर का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने याकूब का गला पकड़ लिया। सड़क पर ही संघर्ष छिड़ गया। मुस्लिम मोहल्ले से लोग आ गए। हिंदू भी इकट्ठा हो गए। मारपीट शुरू हो गई। 1-2 घायल हो गए। खून बहने लगा। माहौल बिगड़ गया। मूक गाय भी रंभाने लगी। शेखर गाय को लेकर लौट आया। उसे गोठ में बांध दिया। अपने पिता को उसने फटकारा। पिता की गाय को बेच डालने की बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वह गुस्से से तमतमाते हुए बोला, बापू, गौ माता को बेचना आपने पाप किया है। अजी, गौ माता बांझ है तो क्या हुआ? बांझ माँ को आप बेच डालते? आपने माँ को बेच देने का अपराध किया है। महादेवा झुंझला गया। सब हिंदू मिलकर उसके कान उमेट रहे थे। शेखर जैसे पक्के हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता के घर में ऐसी बात हो, इसे बाकी के कार्यकर्ता कैसे पसंद कर सकते थे? कार्यकर्ता नाराज थे। शेखर का अध्यक्ष पद खतरे में पड़ गया था, इसलिए उसने पिता को फटकारा था। गाय तो माता है। हिंदू संस्कृति में गाय को पवित्र माना जाता है। गाय के शरीर में 35 करोड़ देवता निवास करते हैं। गाय बड़ा उपयुक्त जानवर है। गाय तो किसानों के लिए कामधेनु है। गाय दूध देती है, गाय बछड़े देती है, गाय पवित्र होती है। गाय की हत्या को रोकना होगा। शेखर आवेश में भाषण दिए जा रहा था। गांव में गौवध बंदी के प्रचार के लिए सभा का आयोजन किया गया। आपके लिए गौ माता पवित्र होगी, लेकिन हमें तो गौ माता अच्छा लगता है। गाय हमारा अन्न है, हमारे खाने पर कैसी पाबंदी? मुस्लिम और महारों के मोहल्लों के बीच में ऐसी बातें होती रहती, लेकिन गांव के विरोध में जाकर कोई बोल नहीं पाता था। तुम चोरी चोरी गाय को काटते हो, हम चोरी चोरी मटन खाते रहेंगे। इस तरह की बातें भी होती। हिंदुओं की मांग सामने आ गई कि कसाई खाने को बंद करना चाहिए। गांव में पुलिस आ गई। आजादी के 45 बरस बाद पहली बार गांव वालों ने अपने गांव में पुलिस को घूमते देखा। गाय की वजह से राज्य भर में गांव की चर्चा थी। गाय की वजह से शेखर का नाम भी लोगों की जबान पर था। अपने पिता के खिलाफ उसकी कार्रवाई को देखकर उसे जिले की कार्यकारिणी में शामिल कर लिया गया था। महादेवा को अपनी गलती का एहसास हो गया। गाय माता है, इस बात को वह मान गया था या मनवा दिया गया था। गाय का कारोबार ढंग से चलने लगा। पुलिस भी चली गई। याकूब सारे गांव में रात में जानवर ले आता, रात में ही काट डालता। गांव वाले भी धीरे धीरे सब कुछ भूलते गए। गौ मांस खाने वाले खाते रहे। रोज गाय का रस्सा खोलकर उसे लाया जाता। तेज छुरे के फाल के नीचे उसकी रंभाने की आवाज शांत कर दी जाती। शेखर को नए उत्तरदायित्व मिल गए थे। वह उम्मीदों से भरकर काम करने लगा। गांव में समझौते का माहौल बन गया। गांव भोर में ही घंटा नाद से जग जाता था। मंदिर की घंटियों का नाद गांव भर में फैल जाता था। लोग जाग जाते, मंदिर की राह चलने लगते। तड़के ही पतीले से आरती उतारी जाती, पलीते से आरती उतारी जाती। भोर की पूजा के लिए सब एक साथ आ जाते। हर सुबह प्रार्थना से पुनीत हो जाती और गांव के परे कसाई खानों में गाय के रंभाने से डर जाती। मंदिर का घंटा नाद सुनकर याकूब भी जाग पड़ा।
गांव मंदिर में इकट्ठा हो जाता। याकूब गाय के चारों पैर बांध देता, गाय को नीचे गिरा देता। गाय छटपटाती। याकूब का घर मदद के लिए आ जाता। हुसैन याकूब का हाथ में छुरा थमा देता। याकूब की बीवी मालन लोटा भर पानी ला देती। याकूब गाय को आखिरी बार पानी पिला देता। गाय रंभाती। गाय की आंखों में याचना उभर आती। याचना में खोया स्वर कंठ में आ जाता। याकूब छुरे का मुआयना कर लेता, उसे उसके गाय के गले पर रख देता। बदन की पूरी ताकत का जोर लगाकर छुरा चलाता। खून के फव्वारे छूट जाते। गाय छटपटा जाती। धीरे धीरे उसका बदन ठंडा पड़ जाता। भोर की आरती के बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते और अपने अपने घर चले जाते। गाय ईश्वर के घर पहुंच जाती। व्यंग्य कर रहे हैं कि जिस प्रकार सब लोग अपने अपने घर चले जाते, उसी प्रकार अंतिम मोक्ष पाते हुए गाय भी ईश्वर के घर चली जाती। याकूब गाय को छील देता, चमड़ी को काटकर अलग रख देता। धीरे धीरे सूरज उग जाता। सूरज की किरणें गाय के खून से तरबतर हो जाती। एक के बाद एक खरीदार आ जाते। गोट की गाय चूल्हे पर पकने लग जाती। फिर भोर की आरती, फिर गाय का रंभाना। तो ये एक दैनिक चक्र बता रहे हैं कि रोज ऐसा ही होता। मंदिर की आरती होती, एक तरफ कसाई खानों में गाय कटती, फिर लोग अपने घरों को जाते। थोड़ी देर बाद कसाई खानों में मजमा लगा लेते, गाय की मटन की खरीद फरोख्त करते और फिर उसे अपने घर में पकाते शाम को और सो जाते। फिर दोबारा वही क्रम। तो गांव के जो जिसको बोलते ना दैनिक कार्य, दैनिक क्रम जो था वो यही था रोज का। गौ हत्या प्रतिबंधक कानून होना ही चाहिए। इस गांव के लिए शेखर ने आमरण अनशन करने की घोषणा की। याद आया, एक आमरण घोषणा महंत परमहंस जी ने भी की थी। क्या हुआ उसका? कुछ नहीं। फिर माहौल ने नया मोड़ ले लिया। बहस और चर्चाओं की बाढ़ आ गई। समाचार पत्रों के कॉलम रंगे जाने लगे। गौ हत्या के पक्ष और विपक्ष में मत प्रदर्शित होने लगे। हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ऐसा कानून पारित नहीं हो सकता है। इस तरह की बातें भी सुनाई देती थी। आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया। शेखर अनशन की तैयारी करने लगा। शेखर के घर की बांझ गाय आखिर मर गई। उसे बहुत बुरा लगा था। वह आज ही अनशन के लिए जाने वाला था। महादबा ने गणा महार को बुलवा भेजा। गणा महार 4 जनों को लेकर आ गया। चारों ने मिलकर गाय को बांध लिया, उठा लिया। गाय को महारों को सौंप दिया गया। मां मर गई होती तो क्या महारों को खींच ले जाने देते? या शेखर गाड़ी को पकड़ने की जल्दी में जिला मुख्यालय की ओर चला गया। गणा महार गाय को गांव के बाहर ले गया, खेत में रख दिया। गणा ने गाय के गले पर छुरा चला दिया, गाय को छील दिया, उसकी चमड़ी अपने कब्जे में ले ली। फिर लोग आ गए, उन्हें गाय का मांस मिल गया। उसके बाद कुत्ते आ गए, उन्होंने गाय की हड्डियां तोड़ दी। फिर गिद्ध आ गए, उन्होंने गाय के अस्थि पंजर पर धावा बोल दिया। फिर याकूब आ गया, उसने गाय की हड्डियों को उठा लिया और उन्हें बेच डाला। सचमुच गाय कितना उपयोगी जानवर है। शेखर ने अनशन तोड़ दिया। अब उसे संसद का टिकट मिल जाएगा। हर रोज भोर होती है, पुजारी के हाथ तीर्थ जल से भीग जाते हैं और याकूब के हाथ गाय के खून से पाक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। इससे आपको पता चलता है कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ के लिए गाय को माता और उपयोगी जानवर बताया जाता है। और जब व्यंग्यात्मक शैली में शरण कुमार लिम्बाले जी उसके चर्चा करते हैं कि गाय वाकई उपयोगी है। उसकी चमड़ी से जो ढोल बजाए जाते हैं और मृदंग होता है, उसके ऊपर चढ़ाने के काम आता है। ढोलक है, ऐसे और भी बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जो गाय की चमड़ी से ही बनते हैं। उसका मांस खाने के काम आता है। उसके जो छोटी छोटी बोटियां हैं और जो अंदर का निकाल दिया जाता है, पेट वेट आंतड़ियां, वो कुत्तों के खाने के काम आती हैं। उसके अस्थि पिंजर गिद्धों के नोचने के काम आते हैं और फाइनली उसकी हड्डियां भी किसी ना किसी काम आ ही जाती हैं। तो गाय वाकई उपयोगी है, राजनीति में भी और दैनिक क्रियाकलापों में भी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।